Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh Government Senior Secondary Smart School, Sabwana, District Fazilka, and I welcome you all in this channel Amit Juneja Economics, and in today's lecture of various instruments of monetary policy. So in today's lecture we discussed about some instruments of monetary policy, and what are those instruments? They are basically concerned with the quantitative instruments of monetary policy. So our topic is instruments of monetary policy. जैसे हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हैं वो दो तरह के होते हैं। एक जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, सो जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हैं ये कौन से हैं? ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो क्या करते हैं, जो ओवरऑल लेवल ऑफ जो मनी सप्लाई है या मनी डिमांड है इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि हमने बात की थी कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर दो बातें हो सकती हैं। पहला, देयर कैन बी अ डिमांड फॉर मनी, और सेकेंडली देयर विल बी अ सप्लाई ऑफ मनी। सो जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी हैं ये क्या है? ये ओवरऑल लेवल ऑफ डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी जो है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये क्या करेंगे, या तो पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर ओवरऑल लेवल ऑफ मनी डिमांड एंड मनी सप्लाई, या तो उसको बढ़ा देंगे या फिर उसको कम कर देंगे। मतलब ये क्या करते हैं, जो अलग अलग पर्पसेस के लिए हम बैंक से लोन लेते हैं या हम डिमांड फॉर मनी करते हैं, उसके अंदर ये बजाय डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते, उसमें ये बाइफरकेट नहीं करते भी इसके लिए लोन ज्यादा दे लो, इसके लिए लोन कम दे लो, ऐसा नहीं करेंगे। अगर ये इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे तो अगर आपने इकोनॉमी के अंदर लोगों को लोन ज्यादा देने हैं तो सारी ही तरह के लोन जो हैं वो ज्यादा दिए जाएंगे, और अगर आपने लोन कम देने हैं तो सारे ही तरह के लोन जो हैं वो पहले से कम दिए जाएंगे। सो ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो हम लोन लेते हैं या देते हैं ये उसके अंदर जो है वो डिफरेंशिएशन नहीं करते, उसके अंदर बाइफरकेशन नहीं करते, ये ओवरऑल लेवल ऑफ क्रेडिट को जो है वो क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसलिए हम इनको क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जो है वो बोलते हैं। अब ये क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जो है वो कौन कौन से हैं, हम उनकी बात करते हैं। जो पहला क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है वो है बैंक रेट। ओके, अब ये जो चीजें हम करने वाले हैं ये आपने आमतौर पे न्यूज़पेपर के अंदर या न्यूज चैनल के अंदर जो है वो सुनी होंगी। तो वहां पे आपने बैंक रेट और आपने एसएलआर और आपने सीआरआर, ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये आपने सुना होगा। ठीक है, तो आज हम इन सारी चीजों को समझेंगे कि एक्चुअली ये रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है और बैंक रेट क्या होती है। ये सारी चीजें हम आज समझेंगे और बहुत सिंपल लैंग्वेज के अंदर जो है हम इनको समझने वाले हैं। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं विद द बैंक रेट। ओके, सो व्हाट इज बैंक रेट? दो वर्ड से मिलके बना है, बैंक और रेट। दो रेट हो गए ना, बैंक एंड रेट। अब ध्यान से समझो इस चीज को। देखो, आमतौर पे हम क्या करते हैं, हम बैंक रेट और इंटरेस्ट रेट, ओके, आई एम यूजिंग टू वर्ड्स, वन इज बैंक रेट, अदर वन इज इंटरेस्ट रेट। हम दोनों को एक ही समझ लेते हैं। हमें लगता है कि यार बैंक रेट और इंटरेस्ट रेट ना एक ही होंगे, पर दोनों में बहुत डिफरेंस है। बैंक रेट और इंटरेस्ट रेट दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। दे आर इंटरकनेक्टेड बट दे आर डिफरेंट थिंग्स। यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट और नॉट? These two are two different concepts but are interconnected. अब पहले तो बात करते हैं कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट कैसा है। ठीक है, बैंक रेट अलग कैसे है और इंटरेस्ट रेट अलग कैसे है। फिर बात करेंगे कि इंटरकनेक्टेड कैसे हैं, ये जुड़े कैसे हुए हैं, दोनों की बात करते हैं। देखो, अगर हमने बैंक रेट को समझना है ना तो उसके लिए एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। देखो, हमारे कंट्री की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद आते हैं हमारे कमर्शियल बैंक्स,
ठीक है। कमर्शियल बैंक्स कौन से हैं? जिन बैंक्स में आप जाते हो आमतौर पे, वो क्या है? वो कमर्शियल बैंक्स हैं। अब कमर्शियल बैंक में आप क्या ले लेंगे? आप एसबीआई ले लो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लो, ठीक है। उसमें आप कैनरा बैंक ले लो, ठीक है। कैनरा बैंक नहीं लेना तो आप पंजाब नेशनल बैंक ले लीजिए, ठीक है, या आईसीआईसीआई बैंक ले लीजिए, या एक्सिस बैंक ले लीजिए, या एचडीएफसी ले लीजिए, जो मर्जी ले लीजिए। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे हैं कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं आप खुद, यानी कि जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक, मैं इसको थोड़ा इजी कर देता हूं, जिसको हम कहते हैं मैंगो पीपल, ठीक है। मैंगो पीपल, आम आदमी। मैंगो मीन्स आम, पीपल मतलब आदमी, मैंगो पीपल, ठीक। सो अब क्या है? देयर इज अ हायरार्की। वो हायरार्की क्या है? देखो क्या होता है कि आप ये सोचो कि जो भी आपकी कंट्री का आरबीआई है, वो क्या है? वो है एक होलसेलर। जो भी आपकी कंट्री के कमर्शियल बैंक्स हैं, वो हैं रिटेलर। और जो आप हैं, ठीक है, जो जनरल पब्लिक है, जनरल पब्लिक वो क्या है? वो है कस्टमर, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि आप एक शॉप पे जाते हैं, तो आपने कहा कि एक मार्कर दे दीजिए, ठीक है। तो आपने उसे मार्कर परचेज किया। वो कहता है कि ये जो मार्कर है ये 25 रुपीज का है। तो वो जिस पर्सन से आप वो मार्कर खरीद रहे हो ना, वो कौन है? वो है रिटेलर। रिटेलर कौन होता है? जो रिटेल करता है। इसको हम बोलते हैं आमतौर पे हिंदी में इसको बोलते हैं परचून। परचून कौन से होते हैं? रिटेल कौन से होते हैं? जो एक एक चीजें बेचते हैं। एक पेन दे दो, एक कॉपी दे दो, ठीक है, एक शूज दे दो, ठीक है, ऐसे। जैसे मान लो आप है, मान लो मैं अपने स्कूल की एग्जांपल लूं, तो मेरे स्कूल के बिल्कुल सामने एक शॉप है, तो बच्चे वहां से चीजें लेने जाते हैं। वो क्या बोलेंगे? एक चिप्स का पैकेट दे दीजिए, ठीक है, कुरकुरे का पैकेट दे दीजिए, या एक जो है पेन दे दीजिए, एक कॉपी दे दीजिए। तो वो जो वहां पे मेरे स्कूल के सामने जो शॉपकीपर है, वो कौन है? वो रिटेलर। और जो मेरे स्कूल के बच्चे उसके पास जाते हैं, वो कौन है? वो कस्टमर है, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन उठा कि वो जो शॉपकीपर है उसके पास वो सामान कहां से आया? तो वो जो शॉपकीपर है वो क्या करता है? एक होलसेलर से सामान लेता है। तो सुबह सुबह क्या होता है, कई बार हम स्कूल जाते हैं तो वहां पे एक बहुत बड़ी वैन आती है, तो उसके वहां पे बहुत सारे चिप्स के पैकेट और बहुत सारे जो है पेन और कॉपीज और खाने पीने का और सामान जो है उसको दे जाती है। तो वो शॉपकीपर क्या करता है? वो एक होलसेलर से सामान लेता है, बीच में अपना प्रॉफिट लगाता है, लगा के और क्या करता है? कस्टमर को दे देता है। सारे दुकानदार ऐसे ही करते हैं। भी दुकानदार का काम क्या है? दुकानदार ने आगे होलसेलर से सामान लेना है, बीच में अपना प्रॉफिट लगाना है, प्रॉफिट लगा के आगे कस्टमर को दे देना है। बस यही कॉन्सेप्ट अब बैंक रेट पे लगाएंगे। भी अब जो आपके कमर्शियल बैंक्स हैं, लाइक एसबीआई और कैनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक और आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक, अब ये क्या है? ये सारे के सारे जो है ये क्या है? ये रिटेलर है। ये क्या करते हैं? ये सारे के सारे होलसेलर। होलसेलर कौन है? आरबीआई। ये सारे के सारे क्या करते हैं? आरबीआई से पैसा लेते हैं। मतलब आरबीआई क्या करता है? इनको पैसे देता है, ठीक है। अब आरबीआई इनको पूछेगा कि हाँ भाई पैसा किस लिए ले रहा है? तो ये कमर्शियल बैंक बोलेंगे कि लो जी, हमारे पास ना लोग पैसे लेने के लिए आते हैं, लोन वगैरह। कोई एजुकेशन लोन लेने के लिए आ जाता है, कोई कार लोन लेने के लिए आ जाता है, ठीक है, कोई होम लोन लेने के लिए आ जाता है। तो ना हम उनको ये पैसे आगे लोन पे देंगे। तो आरबीआई पूछेगा अभी जो तू लोन पे देने वाला है तो क्या फ्री में देने वाला है? तो कमर्शियल बैंक कहेंगे नहीं, हम तो इंटरेस्ट लेंगे उनसे आगे। तो अगर आरबीआई कहता है कि भाई साहब मेरे से पैसे लेके आप उसको आगे पकड़ाओगे और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट कमाओगे, तो जो मैं आपको पैसे दे रहा हूं वो मैं आपको फ्री में क्यों दूं? तो अगर मैं आपको पैसे दे रहा हूं तो अब मेरे को इंटरेस्ट दो। तो अब क्या होगा कि ये जो कमर्शियल बैंक हैं ये क्या करेंगे? ये जब आरबीआई से पैसे लेंगे तो ये आरबीआई को इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। वो जो इंटरेस्ट ये कमर्शियल बैंक्स आरबीआई को देते हैं, दैट इज कॉल्ड बैंक रेट। अब उसको हम इंटरेस्ट रेट नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं बैंक रेट।
बैंक रेट क्या हुई, जिस रेट के ऊपर जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन मिलता है। ध्यान से, जिस रेट के ऊपर जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन मिलता है। अब क्या है, अगर हम आज की डेट में बात करें तो आज की डेट में जो बैंक रेट है वो है 4.25%। ठीक है, मतलब अब क्या होगा कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो सबसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेंगे, लोन लेके अब उसके बदले में पर एनम, ठीक है, एक साल की उसको 4.25% जो है वो क्या करेंगे, उसको इंटरेस्ट पे करेंगे, जिसको हम नाम देंगे बैंक रेट। ठीक है, अब कमर्शियल बैंक ने पैसे ले लिए, किससे, आरबीआई से ले लिए, कितने परसेंट पे, 4.25 पे। 4.25 पे इसने पैसे ले लिए कमर्शियल बैंक ने। ये कहेगा कि अब मैंने जो है वो रिजर्व बैंक से 4.25% के ऊपर पैसे तो ले लिए, यानी एक साल के बाद जितने मैंने पैसे लिए एक तो वो वापस करने पड़ेंगे, नंबर 2 उसके ऊपर 4.25% इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ये कभी भी उसको अपने पास नहीं रखेगा, ये क्या करेगा, ये उस पैसे को आगे लोगों को पकड़ा देगा। ठीक है, अब इसको पता है कमर्शियल बैंक को कि मैंने जो पैसे लिए हैं वो मैंने आरबीआई से लिए हैं और उसके ऊपर मुझे आरबीआई को 4.25% इंटरेस्ट देनी है। तो ये जब आगे लोगों को लोन देगा वो कभी भी 4.25 पे नहीं देगा। क्यों, क्योंकि ये तो दुकानदार है, ये आरबीआई जो है ये क्या था, ये तो होलसेलर था। ठीक है, होलसेलर ने क्या किया, रिटेलर जो ये कमर्शियल बैंक हो गए, ये कौन हो गए, रिटेलर हो गए ना। अब रिटेलर कह रहा है कि मैं 4.25% पे इससे ले रहा हूं, अगर मैंने आगे 4.25 पे दे दिया तो फिर मुझे क्या बेनिफिट हुआ, बात सोचने वाली है। तो जब मैं गया, मान लो मैं जनरल पब्लिक हूं, मैं गया बैंक से लोन लेने, तो बैंक कहता है भैया 10% लगेगा। ये जो 10% है वो क्या है, वो इंटरेस्ट रेट है। तो इसका मतलब अब क्या हुआ, अब बैंक रेट जो है वो हुई 4.25%, जिसके ऊपर जो कमर्शियल बैंक हैं उन्होंने क्या किया, आरबीआई से लोन लिया, और जब लोग इनके पास गए लोन लेने के लिए तो इन्होंने बोला कि 10% लगेगा। इसका मतलब जो 10% है वो क्या है, वो इंटरेस्ट रेट है। अब 4.25 और 10% दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना हुआ, वो हुआ 5.75%। अब ये क्या है, ये इन कमर्शियल बैंक्स का प्रॉफिट है, जिसको हम बैंकिंग टर्म में कहते हैं स्प्रेड। क्या कहते हैं, स्प्रेड। ठीक है, अब बैंक रेट समझो फिर से कि बैंक रेट क्या हुई, बैंक रेट जो है वो रेट होती है जिसके ऊपर किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है, अगर हम इंडिया की बात करें तो इट्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है वो क्या करता है, वो कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। अब जो कमर्शियल बैंक है वो क्या करेंगे, सबसे पहले सेंट्रल बैंक से लोन लेंगे, किसके ऊपर, बैंक रेट के ऊपर, और उसके बाद क्या करेंगे, उसको अपने कस्टमर को दे देंगे, किस रेट पर, इंटरेस्ट रेट के ऊपर। इसलिए जो इंटरेस्ट रेट होगा वो हमेशा बैंक रेट से ज्यादा होगा, क्योंकि अब देखो जो कमर्शियल बैंक है उनका पर्पस जो है वो प्रॉफिट अर्न करना है। सो क्या करेंगे, ये जिस रेट पर आगे आरबीआई से लेंगे उससे ज्यादा रेट पर जनरल पब्लिक को देंगे, तो जिस रेट पर जनरल पब्लिक को देंगे वो इंटरेस्ट रेट है। तो ध्यान रखना कि बैंक रेट और इंटरेस्ट रेट दो अलग अलग चीजें हैं। बैंक रेट क्या हुई, जिसपे आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को लोन दिया, इंटरेस्ट रेट क्या हुई, जिसके ऊपर कमर्शियल बैंक्स ने आगे जनरल पब्लिक को लोन दिया। सो ये क्या है, ये होगा इंटरेस्ट रेट और बैंक रेट, और ये दोनों का डिफरेंस है। अब ये तो हो गया, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब ये जुड़े हुए कैसे हैं, ये इंटरकनेक्टेड कैसे हैं। अब सोचो, अब आरबीआई से लोन मिला कमर्शियल बैंक्स को, कितने पे, 4.25 पे। ठीक, अब अगर मान लो कि आरबीआई ये बढ़ा दे, वो क्या करना, मैं तो आपको 5% पे लोन दूंगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिटेलर है उसके लिए होलसेलर से चीज लेनी हो गई महंगी। अब पहले उसको 4.25% पे लोन मिल रहा था ना, अभी उसको लोन मिल रहा है 5% पे। तो कमर्शियल बैंक बोलेगा, मान लो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एग्जांपल ले लेते हैं, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलेगा कि देखो जी, पहले मेरे को चीज मिल रही थी
4.25% पे अभी मिल रही है 5% पे, मेरे को महंगी मिल रही है। तो अगर मुझे होलसेलर पहले से महंगी देगा तो मैं भी महंगी दूंगा, तो ये क्या करेगा, ये इंटरेस्ट बढ़ा के मान लो इसने 11% कर दिया। ठीक है, तो अगर बैंक रेट बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगी। ठीक है, अगर रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन महंगे देगा तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो अपने कस्टमर को भी लोन जो है वो महंगे ही देंगे। ओके, नाउ इट्स क्लियर टू यू। सो बैंक रेट क्या है, ऐसी रेट है जिसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्या करता है, वो कमर्शियल बैंक्स को लोन दिया करता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसमें एक चीज जो है वो ध्यान रखने वाली है, और वो क्या है, वो ये है कि जो भी लोन बैंक रेट पर, अब बैंक रेट कितनी है, बैंक रेट है आज की डेट में 4.25%। ठीक है, तो जो भी लोन दिए जाएंगे बाय द आरबीआई टू द कमर्शियल बैंक्स वो क्या होंगे, पहली बात वो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों के लिए होंगे। ओके, मतलब जो बैंक है वो क्या कर सकते हैं, आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए, दोनों टर्म के लिए लोन जो है वो ले सकते हैं। दूसरी बात ये है कि नो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज नीड टू बी मॉर्टगेज्ड। ठीक है, मतलब जो बैंक हैं उनको लोन लेने के लिए फ्रॉम द आरबीआई कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो हैं वो उसके पास मॉर्टेज में, मॉर्टेज मतलब गिरवी नहीं रखनी पड़ती। ठीक है, ध्यान रखना कि बैंक रेट पे दो चीजें हैं, बैंक रेट में मतलब तीन चीजें पकड़ लो, चलो दो नहीं तीन कर लेते हैं। पहला क्या हुआ, पहला तो ये हुआ कि बैंक रेट वो रेट हुई जिसपे किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को लोन दिया। नंबर दो, कौन से टर्म के लिए दिया, लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए मिलता है। नंबर तीन भी, इसके लिए जो भी बैंक्स होंगे उनको अपनी कोई ना कोई चीज जो है वो रिजर्व बैंक के पास, अगर हम इंडिया की बात करें वैसे सेंट्रल बैंक बोल लेते हैं, सेंट्रल बैंक के पास अपनी कोई भी चीज जो है वो गिरवी रखने की जरूरत जो है वो नहीं होती। ठीक है, नहीं होती, ये ध्यान रखना। तीन चीजें याद, पहली बात बैंक रेट वो रेट है जिसके ऊपर किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक जो है वो क्या करता है, कमर्शियल बैंक को लोन देता है। नंबर टू, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए देता है। नंबर थ्री, उसके लिए जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको अपनी कोई भी चीज जो है वो सेंट्रल बैंक के पास मॉर्टेज्ड में, गिरवी में नहीं रखनी पड़ती। बिना कुछ गिरवी रखे जो आपकी कंट्री का सेंट्रल बैंक होगा वो कमर्शियल बैंक्स को लोन जो है वो दे देगा। Now it's clear to you. So this is the bank rate. अब ये कैसे काम करती है एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड के अंदर, ये हम बहुत डिटेल में बात करेंगे जब हम इसको यूज करेंगे। सो फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो क्वांटिटेटिव मेजर समझ रहे हैं, वो कौन कौन से हैं। जो सेकंड मेजर है, ठीक है, उसको हम कहते हैं CRR। ओके, CRR का मतलब है कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, अब ये कैसे समझेंगे, इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि देखो कैश रिजर्व रेशो क्या चीज है। सपोज करो कि आपका किसी बैंक के अंदर अकाउंट है। ठीक है, कल को क्या हो कि वो बैंक जो है वो फेल हो जाए। ठीक, मान लो बैंक बंद हो गया, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे हम आमतौर पर ना, पीछे मैंने देखा था टीवी में भी, एक दो बैंक फेल हो गए थे तो लोगों में लाइन लग गई थी बैंक के बाहर की, बैंक से फटाफट अपने पैसे निकलवा लो। ऐसे कुछ पैनिक करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपका किसी भी बैंक के अंदर अकाउंट है और वो बैंक फेल हो जाता है, यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। ठीक है, टेंशन नहीं लेने की। क्यों नहीं लेने का, इसलिए नहीं लेने की क्योंकि रिजर्व बैंक बैठा है, वो आपका पैसे देगा। अब क्वेश्चन उठा के रिजर्व बैंक पैसे क्यों देगा, बात तो सोचने वाली है। अब क्या होता है कि आपने कभी नोट किया होगा इस बात को कि जब भी कोई बैंक फेल होता है, ठीक है, तो उसको ना किसी दूसरे बैंक के अंदर मर्ज कर देता है। मतलब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं हमारे शहर के अंदर एक बैंक खुला, उसका नाम था बैंक ऑफ पंजाब।
तो बैंक ऑफ पंजाब में मेरा भी अकाउंट था। तो बैंक ऑफ पंजाब कुछ टाइम तक चला, उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब फेल हो गया, तो उसको मर्ज कर दिया, मिला दिया, मिक्स कर दिया सेंचुरियन बैंक में, तो वो बन गया सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब। कुछ टाइम के बाद सेंचुरियन बैंक भी फेल हो गया, तो उसको मर्ज कर दिया एचडीएफसी में, तो वो एचडीएफसी बन गया। अब बात सोचने वाली ये है कि अगर एक बैंक फेल हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसके पास लोगों के जो पैसे पड़े थे वो तो ज्यादा पड़े थे, ठीक है, भी लोगों ने पैसे डिपॉजिट बहुत करा दिए उसके अंदर, पर लोग उसके पास लोन लेने के लिए आए नहीं, क्योंकि एक्चुअली बैंक क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि बैंक जो है वो एक शॉपकीपर है। अब शॉपकीपर में क्या हो कि सामान आता जाए आता जाए आता जाए, पर बिके ना तो गया शॉपकीपर काम से, वही बैंक का हिसाब किताब है। भाई बैंक क्या करते हैं, जो लोग बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट कराते हैं, बैंक उनको उस डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देता है। कैसे देता है? बैंक क्या करता है, उस पैसे को आगे लोगों को लोन दे देता है, आगे लोन देगा, वहां से इंटरेस्ट कमाएगा, कमा के बीच में से थोड़ा अपना प्रॉफिट रखेगा, जिसको हमने अभी नाम दिया था स्प्रेड, थोड़ा अपना प्रॉफिट रखेगा, बाकी पैसे जिन्होंने डिपॉजिट कराए होंगे उनको वो दे देगा। अगर कोई बैंक फेल होता है, इसका मतलब ये होता है कि उसने लोगों की इंटरेस्ट पेमेंट बहुत करनी है, पर उसको जो इंटरेस्ट इनकम हो रही है वो हो नहीं रही। मतलब लोगों ने बैंक में पैसे डिपॉजिट करा दिए, अब उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, पर लोग लोन लेने नहीं आए, तो मतलब उसको इंटरेस्ट मिला नहीं, तो बैंक गया। अब एक बैंक सोचो कि अगर फेल हो रहा है तो कौन सा ऐसा बेवकूफ बैंक होगा जो उसको कहेगा कि अच्छा यार तो बैंक फेल हुआ है, इसको मेरे में मर्ज कर दो। कौन ऐसा बेवकूफ होएगा? कोई भी नहीं, पर फिर भी मर्जर्स तो होते हैं बैंक्स के। अगर कोई भी बैंक फेल होता है ना, तो ये मत सोचना कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो लोगों के साथ जबरदस्ती करता है कि यार मैं आप में ये बैंक मर्ज कर रहा हूं, ये फेल बैंक को संभालो। सोचने वाली बात। अगर आपके स्कूल में एक बच्चा, भगवान ना करे कि वो फेल हो जाए, ठीक है, और आपके टीचर आपको ये कहे कि आज के बाद ना तूने इसको पढ़ाना है, तू इसको संभालेगा, तो आप बोलोगे सर मैं अपना पढ़ूं कि इसको संभालूं, ये तो पहले फेल हुआ है। तो बात तो सोचने वाली है, आप क्यों संभालेंगे उसको? वैसे ही एक फेल बैंक को एक जो बैंक बहुत अच्छा काम कर रहा है वो क्यों संभाले? वो कहता मैं क्यों संभालूं, मुझे क्या जरूरत है, ये तो ऑलरेडी घाटे में चल रहा है, तभी तो ये फेल हुआ है, ठीक है ना, तो मैं इसका घाटा क्यों बर्दाश्त करूं, मैंने कौन सा पाप किया है? पर ऐसा होता नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब भी किसी भी फेल बैंक का मर्जर करता है, उस टाइम पे सारे के सारे बैंक ना लाइन में खड़े होते हैं, सारे कहते हैं ये हमें दे दो, ये बैंक हम संभाल लेंगे। मतलब सारे के सारे बैंक जो हैं वो फेल बैंक को भी लेने के लिए रेडी होते हैं कि आन दो, हमें दो। क्यों? क्योंकि ड्यू टू दिस कैश रिजर्व रेशो। अब ये क्या है, अब समझते हैं इसका मीनिंग। कैश रिजर्व रेशो क्या चीज है? देखो बैंक के पास ना जितने भी पैसे डेली बेसिस पे आते हैं, डेली बेसिस पे बैंक को क्या करना पड़ता है, उन सारे कैश, मैं इसके पार्ट्स करने वाला हूं, ठीक है, बैंक को उस सारे पैसे जो भी उसके पास डेली आते हैं, उस सारे कैश की एक रेशो, यानी कि एक परसेंटेज, कुछ हिस्सा किसके पास रखना पड़ता है? रिजर्व बैंक के पास रिजर्व में रखना पड़ता है। यहां पे रिजर्व के दो मीनिंग निकलेंगे। रिजर्व पहला क्या हुआ, रिजर्व बैंक के पास, नंबर दो रिजर्व में। जैसे अगर हम आज की डेट में बात करें तो आज की डेट में जो कैश रिजर्व रेशो है वो है 3%। आज की डेट में CRR 3% है। अब मैं आपको मीनिंग क्लियर करा रहा हूं, पहले इसके यूज कैसे करना है वो बाद में देख लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज पूरे दिन में एक बैंक के पास सपोज करो कि 100 रुपए आए, तो उस बैंक को क्या करना पड़ेगा, उस 100 रुपए का 3% मतलब 3 रुपए जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखने पड़ेंगे एज अ सिक्योरिटी।
मतलब 100 रुपए में से 3 रुपए जो है वो तो ले जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब उस बैंक के पास बचेंगे 97 रुपीस। अब इसको समझो कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो ये 3% पैसे क्यों लेता है उससे, in order to provide security to the customers of that bank, कि अगर कल को वो बैंक जो है अगर वो बैंक फेल हो गया तो रिजर्व बैंक कहता है टेंशन नहीं लेनी, हमारे पास उस बैंक के पैसे पड़े हैं, तो हम क्या करेंगे, सारे के सारे पैसे जो हमारे पास पड़े हैं ना उस बैंक के, उससे उस बैंक के लॉसेस जो उसको कवर करेंगे, उसका घाटा जो है वो पूरा करेंगे। अब क्या हो, मान लो कि सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब फेल हो, अब उसको क्या किया, एचडीएफसी में मर्ज कर दिया। अब जितना उसका घाटा होगा वो सारा घाटा तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरा करेगा, जो भी सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब की सीआरआर का अमाउंट पड़ा होगा रिजर्व बैंक के पास, उसमें से वो सारे पैसे निकाल के इसको दे देगा, एचडीएफसी को दे देगा कि भैया इतने का घाटा पड़ा है, मान लो 500 करोड़ का घाटा पड़ा है, तो ये 500 करोड़ पकड़ और घाटा पूरा। अब सोचो कि जो एचडीएफसी में उसको मर्ज किया गया तो एचडीएफसी को फायदा कितना हुआ भाई, जितना तो घाटा था वो सारा का सारा घाटा तो पूरा कर दिया रिजर्व बैंक ने। नंबर 2, जो एचडीएफसी है उसको सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब के सारे कस्टमर मिल गए, उसका कस्टमर बेस जो है वो सोचो कितना बड़ा हो गया, फायदा हो गया कि नहीं हो गया। सो इसलिए जो सीआरआर है वो क्या है, सीआरआर इज द मिनिमम अमाउंट, पहली बात तो याद रखनी, इट्स अ मिनिमम अमाउंट, ये वो मिनिमम अमाउंट है जो क्या करना पड़ता है हर एक बैंक को, ठीक है, हर एक बैंक को जो है वो रिजर्व बैंक के पास जो है वो मॉर्गेज में रखना पड़ता है, सिक्योरिटी की फॉर्म में रखना पड़ता है, कि अगर इन केस वो बैंक जो है वो फेल हो जाए तो क्या किया जा सके, उस पैसे में से पैसे निकाल के तो जितने भी उसके लॉसेस हैं, जितने भी उसके कस्टमर के लॉसेस हुए हैं उनको फुलफिल किया जा सके, तो इसलिए उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। ओके, तो CRR कैश रिजर्व रेशो क्या हुई, वो मिनिमम परसेंटेज हुई जो हर एक बैंक को ऑन डेली बेसिस क्या करना पड़ता है, रिजर्व बैंक के पास डिपॉजिट कराने पड़ते हैं एज ए सिक्योरिटी, क्योंकि कल को अगर वो बैंक फेल हो जाए तो रिजर्व बैंक क्या करेगा, उस पैसे में से निकाल के जितने भी उसके लॉसेस होंगे, जितने भी उनके कस्टमर्स होंगे, उनको वो क्या करेगा, पूरा कर देगा, तो उसको हम कहते हैं CRR। क्लियर। नंबर 3 जो इंस्ट्रूमेंट है क्वांटिटेटिव, उसको हम कहते हैं SLR। ठीक है, अब आमतौर पे कई बार क्या होता है, लोग ना CRR और SLR दोनों को एक ही समझ लेते हैं, पर CRR और SLR दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस है। जो CRR है उसकी फॉर्म है कैश रिजर्व रेशो, जो SLR है उसकी फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। तो पहले तो लिख लेते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, तो जो SLR है उसकी फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। अब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो और कैश रिजर्व रेशो, पहली बात तो ये दोनों को एक नहीं समझना, दोनों अलग अलग चीजें, अलग अलग कैसे हैं, क्योंकि CRR वो पैसे हैं जो एक बैंक को डेली बेसिस पे रिजर्व बैंक के पास डिपॉजिट रखने पड़ते हैं, ठीक है, तो वो कितने, 3%। SLR वो पैसे हैं जो हर एक बैंक को ऑन डेली बेसिस जितने भी पैसे उसके पास आएंगे उसका एक सर्टेन परसेंटेज अपने पास रखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ गोल्ड और कैश। अब ध्यान से समझो कि जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है ये क्या है, ये वो पैसे हैं जो एक बैंक ऑन डेली बेसिस जितने भी उसके पास पैसे आते हैं उसका एक सर्टेन परसेंटेज अपने पास रखता है, अपने पास, या तो उसको गोल्ड में रख सकता है या कैश में रख सकता है। ठीक है, अब अपने पास, अब ध्यान रखो CRR में वो जो पैसे थे डेली बेसिस पे वो किसके पास रखने थे, RBI के पास। SLR में वो किसके पास रखने हैं, अपने खुद के पास,
आज की डेट में जो SLR है वो चल रहा है 18%। मतलब अगर एक बैंक के पास आज की डेट में 100 रुपए आए तो 100 रुपए में से 18 रुपीज उसको अपने पास रखने पड़ेंगे, मतलब उसके पास बचेंगे 82 रुपए जिसको वो लोन दे सकता है। अब क्वेश्चन उठा कि हर एक बैंक को अपने पास पैसे क्यों रखने पड़ते हैं? ये वो पैसे होते हैं जो उसको अपने पास रखने हैं और ये पैसे का वो किसी को लोन नहीं दे सकता। क्यों? देखो, मान लो कि आपने एक बैंक के अंदर 100 रुपए डिपॉजिट करा दिए। ठीक है, मैं आपको मैकेनिज्म समझा रहा हूं कि SLR क्यों मेंटेन किया जाता है। मान लो कि आपने किसी बैंक में पैसे डिपॉजिट करा दिए। ठीक है, अब बैंक कहता है कि जितने पैसे आप डिपॉजिट कराओगे उसके ऊपर हम आपको इंटरेस्ट देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि जो आपके पैसे हैं हम उस पैसे को आगे किसी को लोन पकड़ा देंगे, उससे इंटरेस्ट कमाएंगे और आपको इंटरेस्ट दे देंगे। ठीक है, तो हम बैंक में ना कई तरह के अकाउंट ओपन कराते हैं। मान लो मैंने सेविंग अकाउंट ओपन कराया, मैंने उसमें 10,000 रुपए डिपॉजिट करा दिए। 5 दिन बाद मुझे मान लो बीच में से 2,000 की जरूरत पड़ गई, तो मैं बैंक के पास गया। मैंने बैंक को बोला कि मैंने आपके यहाँ पे 10,000 डिपॉजिट कराया था, अब मुझे बीच में से 2,000 की जरूरत है, अब मुझे दे दो। या मैं कहने क्या किया, मैंने एटीएम कार्ड लिया, एटीएम मशीन में गया, ऐसे एटीएम कार्ड डाला तो मैंने 2,000 निकलवा ली। हम आमतौर पे निकलवा ही लेते हैं। पर अगर सपोज करो कि बैंक आपको ये कहे कि आप 10,000 मुझे देकर गए थे, वो 10,000 पे मैंने आपको क्योंकि इंटरेस्ट देना था, मैंने वो सारे के सारे पैसे आगे किसी को पकड़ा दिए। अब आपके पैसे तो गए, जिसको हमने दिए, जब वो देगा तब आपको दे देंगे। मैं कहूंगा यार ये क्या बात हुई, अब मुझे तो जरूरत है तो मेरे को दो। तो इसलिए क्या किया जाता है, ये SLR मेंटेन की जाती है कि अगर बैंक जो है उसके पास किसी ने पैसे डिपॉजिट कराए हैं, बैंक उसके सारे के सारे डिपॉजिटेड अमाउंट जो है वो आगे लोगों को लोन नहीं पकड़ा सकता, उसको अपने पास कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो जरूर रखना पड़ेगा, ताकि जिस पर्सन ने बैंक के अंदर पैसे डिपॉजिट कराए हैं अगर वो कल को लेने आ जाए तो उसमें से उसको निकाल के दिया जा सके। ध्यान से समझा भी। अब CRR क्या है, ये तो वो पैसे हैं जो उसने रिजर्व बैंक को दे देने हैं। ठीक है भी, अगर कल को बैंक फेलफुल हो गया तो रिजर्व बैंक उसमें से निकाल के जो है वो पूरे कर लेगा। जो SLR है वो क्या है, वो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है। ये वो पैसे हैं जो इधर इन गोल्ड और इन कैश एक बैंक अपने पास रखेगा, ताकि जिन लोगों ने उस बैंक के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट के अंदर पैसे डिपॉजिट कराए हैं, अगर कल को उनको उस पैसे की जरूरत पड़ गई तो बैंक के पास 4 पैसे होने चाहिए। ये नहीं है कि आपने बैंक में डिपॉजिट कराए, बैंक बोला मैंने तो सारे पकड़ा दिए जी, अब मेरे पास तो है नहीं, जब होंगे तब दे दूंगा। अब आपने पैसे जमा कराए, आप तो लटक गए उस चक्कर में। तो बैंक क्या करता है, अपने पास कुछ ना कुछ अमाउंट जरूर रखता है उन लोगों के लिए जो कल को बैंक में जा सकते हैं अपने पैसे वापस लेने के लिए, तो उसलिए कुछ ना कुछ उसको अपने पास रखना पड़ेगा। सो वो क्या है, वो आपकी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है। आज की डेट में वो चल रही है, जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तब ये चल रहा है 18%। तो ये चेंज होता रहता है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज www.rbi.org.in। वहां पे करंट रेट्स लिखा होगा, करंट रेट पे जाके आप इसको चेक कर सकते हैं। ये चेंज होती रहती है, तो अगर आप मेरा लेक्चर 1 साल के बाद सुने तो हो सकता है ये चेंज हो गई हो, तो आप इसको चेक जरूर कर लें। आज की डेट में ये 18% है, मतलब अगर एक बैंक के पास 100 रुपये आएंगे तो उसको 18 रुपीज जो है अपने पास रखने पड़ेंगे एज ए डिपॉजिट। तो मतलब अगर वो लोगों को लोन देना चाहता है तो वो 82 रुपए का लोन दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। ओके, सो दीज आर द 3 क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, जिसको हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। उसके अंदर हम बात करेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन की, उसके अंदर हम बात करेंगे रेपो रेट की, उसके अंदर हम बात करेंगे रिवर्स रेपो रेट की, और उसके बाद हम बात करेंगे कुछ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की। सो दैट विल बी आवर नेक्स्ट लेक्चर। सो आई होप कि आपको लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। इन केस देयर इज एनी डाउट देन प्लीज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। सो वी मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।